नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जातीय गणना पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। जातीय गणना को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सरकार से कई सवाल पूछे गए। आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? हाईकोर्ट की ओर से यह सवाल पूछा गया। साथ ही यह भी पूछा गया कि यह अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या फिर नहीं। कोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब दिया है। जन कल्याण की योजनाओं के लिए गणना कराई गई है। सरकार की ओर से यह पक्ष रखा गया है। सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा गया और हाईकोर्ट ने क्या कुछ सवाल पूछा, एक बार डिटेल में बताइए। देखिए, जो सरकार का पक्ष है वो सिर्फ इतना ही भर था कि ये जन कल्याण के लिए किया गया है, जिससे कोर्ट सहमत है या नहीं सहमत है इसका फैसला, अंतरिम फैसला कल आएगा, यानी कि 4 तारीख को आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके तरफ से जो बातें रखी गई और कही गई है कोर्ट में, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये संविधान में नहीं है, जातीय जनगणना को लेकर के कहीं भी उल्लेख नहीं है। अखिलेश कुमार और अन्य जो हैं उनके तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की है। और याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, पटना हाईकोर्ट के काफी नामचीन अधिवक्ता हैं दीनू कुमार, उनके तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा गया और बातें कही गई। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये जो जातीय जनगणना जो कराया जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण जो कराया गया है, वो सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार को के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो समझा जा सकता है कि सीधे सीधे जो सरकार कर रही थी कि जातीय जनगणना जो हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, और इसको लेकर के खूब सियासत भी हुई विधानसभा से लेकर के केंद्र सरकार तक। इस पूरे मामले में लंबे समय तक इस पर बहस हुई और सरकार ने कहा कि ठीक है, हम अपने कक्षा से कराएंगे इसे, लेकिन अधिकार ही जब नहीं है तो ये अधिकार का हनन का मामला है। और इसी मामले को, इसी बात की दुहाई जो है याचिकाकर्ता जो अखिलेश कुमार है उनके तरफ से वकील दीनू कुमार ने कोर्ट में रखा है। और कई और बातें हैं जिसका उल्लेख उन्होंने किया, जैसे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 500 करोड़ के आसपास में ये राशि खर्च हो रही है आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय जनगणना को लेकर के। गरीब प्रदेश है और ऐसे में इतना पैसा जब कानून ही नहीं है तो इसमें क्यों वाजिब बहाया जा रहा है। तो कोर्ट ने इनकी बातों को सुना और कोर्ट का निर्णय कल चूंकि आएगा तो कल का दिन महत्वपूर्ण होगा बिहार के लिए। बिहार के सियासत के तौर पे भी चूंकि जातीय जनगणना बड़ा मसला रहा है, तो इस कारण से जातीय जनगणना को लेकर के अंतरिम फैसला कल पटना हाई कोर्ट से आएगा। तो कल का दिन बेहद अहम होगा और जो कोर्ट का निर्णय होता है, चीफ जस्टिस जो है उनके तरफ से क्या जजमेंट सुनाया जाएगा, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार जो जातीय जनगणना और आर्थिक संरक्षण को लेकर के अपनी पीठ थपथपा रही थी, उस फैसले को कहीं न कहीं चुनौती दिया गया है और अब उस पर फैसला जो है वो कल आएगा। अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि कानूनी दावपेच की बात करें तो सरकार का पक्ष कितना मजबूत आपको लगता है? चूंकि विपक्ष की ओर से यानी कि बीजेपी की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि जातीय जनगणना के द्वारा जातीय ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है बिहार में। ऐसे में ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा कल। लेकिन निश्चित तौर पे, लेकिन कोर्ट का मामला है, कानूनविद बेहतर बता पाएंगे कि ये जो राज्य सरकार ने कदम उठाया जातीय जनगणना कराने को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण जो कराया जा रहा है, क्योंकि वो सरकार के फैसले को कोर्ट में सीधे सीधे चुनौती दी गई कि ये अधिकार राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगर ये अधिकार क्षेत्र के अंदर होता तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार के जो वकील हैं वो भी इन बचाव जो याचिकाकर्ता के जो वकील दीनू कुमार है, उन्होंने जब ये बातें रखी कोर्ट के सामने तो उसी समय उसको वो काटते या उस पर वो अपना पक्ष रखते। तो उनका मौन होना कहीं न कहीं इस बात को बल देता है कि जातीय जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। बिना केंद्र की सहमति से ये नहीं कराया जा सकता। और ऐसे में राज्य सरकार अगर करा रही है तो यहाँ पे गैर कानूनी शायद हो सकती है, क्योंकि ये कानूनविद बता पाएंगे और कोर्ट का जो फैसला होगा वो इस बात पर मोहर लगाएगा कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर है या नहीं है जातीय जनगणना कराना, आर्थिक सर्वेक्षण कराना। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने अगर ये फैसला लिया और जातीय जनगणना वो करवा रहे थे तो इस पर सियासत होनी लाजमी थी। और आप हाल ही में देखिए केंद्र में भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठी। तो ऐसे में केंद्र सरकार और बिहार सरकार जातीय आधारित जो वोट बैंक है उसको हासिल करना चाहती है और उसके लिए ही ये तमाम जो लड़ाई है वो वहीं केंद्रित हो जाती है। बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।
और देखिए, बाबा बागेश्वर के विरोध पर बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो संतों का अपमान करेगा उसके मुंह पर कालिख लगाई जाएगी। तो लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों को अब बीजेपी ने कालिख लगाने की चेतावनी दी है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो संतों का अपमान करेगा उसके मुंह पर कालिख लगाई जाएगी। सुनिए। और इस सत्य सनातन के संतों का जो अपमान करेगा उसका अंत तो निश्चित है। और अब वह युग नहीं रहा है। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी में सत्य सनातन के संतानों को, इनके संतों को अपमानित करने वाले के मुंह में कालिख लगाई जाएगी। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के धीरेन्द्र शास्त्री को आडवाणी की तरह गिरफ्तार करने के बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सरकार खुद ही उन्माद फैलाने वाली सरकार है। सुनिए। के शिक्षा मंत्री का बयान ही खुद उन्माद फैलाने वाला है। क्या मैं यहाँ की सरकार से जानना चाहता हूं, ईद के अवसर पर गांधी मैदान में अतीक अहमद के पक्ष में नारे लगे शहीद का, जोगी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये उन्माद नहीं था क्या? इन्हें उन्माद अगर दिखता है तो केवल हिंदू धर्म में उन्माद दिखता है, क्योंकि कभी इन्हें हिंदू आतंकवाद दिखता है, हिंदू के संतों का अपमान करते हैं। बागेश्वर महाराज सनातन हिंदू के एक धर्म गुरु हैं। तो बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के उत्कर्ष को लेकर अक्सर अपने दरबार में खोलकर बोलते हैं। उनका बयान उन नेताओं को ज्यादा खटकता है जिनकी राजनीति धर्म निरपेक्षता की आड़ में चलती है। बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को दो धड़ों में बांट चुका है। आरजेडी को बाबा के आगमन में सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिखता है, तो बीजेपी के नेता इसे तुष्टीकरण करार दे रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। अपमान और तिरस्कार के सियासी बयानों के बाद अब पंडित धीरेन्द्र के आगमन पर गिरफ्तारी की भी धमकी दी जा रही है। उधर बीजेपी का ताल ठोक कर कह रही है कि हिम्मत है तो कार्रवाई करे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुखमंडल पर खुशी के भाव तैरते हैं। आंखों में आध्यात्म की चमक के साथ संतोष और आनंद की तरलता है। विज्ञान की विस्मय में डाल देने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज की तारीख में लोकप्रियता के पर्याय बन चुके हैं। जहां उनका दरबार लग जाए वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। बिहार में अपने आगमन से पहले उन्होंने लोगों को भोजपुरी में संदेश देते हुए कहा कि पटना आकर बड़ा आनंद आएगा। पर एक संत के आनंद भाव ने, उनकी लोकप्रियता ने सत्ता पक्ष के चेहरे पर तनाव ला दिया है। पता नहीं क्यों आरजेडी को उनके आगमन में सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिखने लगा है। आरजेडी की ओर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अपमान और उनके तिरस्कार के श्रृंखलाबद्ध बयान लगातार सामने आ रहे हैं। कोई उन्हें ढोंगी बता रहा था तो किसी को बाबा के बोल नफरती दिखे, लेकिन इन सब से ऊपर आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सियासत के साथ साथ बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा पर संशय के बादल ला दिए हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर कहा कि अगर वो नफरत फैलाने आ रहे हैं तो वो जेल जाएंगे, जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई उनको रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं, उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और वो भी जाएंगे।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से हनुमान कथा का वाचन करने पटना पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम तो हनुमान जी कथा और दिव्य दरबार लगाने का है, लेकिन शिक्षा मंत्री पहले ही समझ गए हैं कि वो नफरत फैलाने आए हैं। ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने यूं ही नहीं की, वो खुद ही कहते हैं कि माइंड रीड करने का हुनर उनके पास भी है। कि भाई अब भाई तुम क्या कर रहे हो? सुहानी शाह तो धर्म नहीं बेचती है, सुहानी शाह तो अपना व्यवसाय नहीं चलाती है। सुहानी शाह एक इस समाज की तेज तर्राज ज्ञानी लड़की है, जिन्होंने कह दिया कि माइंड रीडर क्या होता है। आपके पास कोई तिलस्म नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, हम माइंड रीड करते हैं, उससे बढ़िया माइंड रीड कर रहा है। शिक्षा मंत्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक माइंड रीडर के दायरे में बांधकर उनके चमत्कार और तिलिस्म को निराधार बताते हैं। उन्हें धर्म को बेचने वाले बताते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री तो गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस को भी अपने ज्ञान से लपेट चुके हैं। मनोबल ऊंचा है, ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को घेरना या उनका मान मर्दन करना उनके लिए कहां असह्य है। उन्होंने बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की धमकी दे डाली। इस धमकी को बीजेपी ने भी चुनौती के तौर पर ले लिया है। पार्टी के नेता कहते हैं कि हिम्मत है तो कार्रवाई करें, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। एक तरफ उनके प्रवक्ता रामचरितमानस पढ़ते हैं और एक तरफ उनके शिक्षा मंत्री राम का अपमान करते हैं, और पूरी तरह से ये खेल चल रहा है पिछले साल भर से। और नीतीश कुमार मौनी बाबा बने हुए हैं। एक मौनी बाबा हम लोगों ने दिल्ली में देखा था और एक मौनी बाबा हम लोग बिहार में देख रहे हैं। जब भी सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की बात आती है, गांधी मैदान में परमिशन की बात आई थी, उसको भी इनकार करके अब वहां पर अब खेल करें तो वो तो जो बोलना है बोलेंगे। हिम्मत है अगर यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री में, तो कार्रवाई करके देखो, फिर तुमको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। शिक्षा मंत्री के बयान ने आरजेडी और बीजेपी को एक बार फिर आमने सामने ला दिया है। पाटलिपुत्र की भूमि पर धर्म युद्ध के दो धड़े बन चुके हैं। जेडीयू शिक्षा मंत्री के सपोर्ट में है, जबकि आरजेडी कानून का भय दिखा रही है। बिहार जैसी धरती पर कोई कम्युनल हेट्रेड फैला देगा, सांप्रदायिक उन्माद की बात करेगा, न जनता मंजूर करेगी न कानून मंजूर करेगा। बिहार में कथावाचक जो भी आ रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं। समाज में जो अच्छी चीजें हैं उसका अगर ज्ञान दे रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोई अगर कुछ गड़बड़ी करेगा, कोई नफरत फैलाने का काम करेगा, कोई अगर शांति सद्भाव सद्भावना बिगाड़ने का काम करेगा, तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार अपना काम करती है। बाबा बागेश्वर के आगमन पर बीजेपी और आरजेडी अपना अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। आरजेडी को बाबा की हनुमंत कथा में नफरत की सुगंध आ रही है, तो बीजेपी के नेता हनुमंत कथा के आयोजन को लेकर ताल ठोककर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए कार्यक्रम के लिए समय गांधी मैदान में दिया जाएगा, लेकिन हिंदू के धर्म गुरु बागेश्वर महाराज को नहीं दिया जाएगा। ये इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन उनका कथा होगा, उनका प्रवचन होगा और किसी की हिम्मत नहीं सरकार की कि धर्म गुरु को कोई पटना की धरती पर उतरने से बागेश्वर महाराज को रोक ले, चाहे किसी धर्म गुरु। बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर मचा बवाल कहां जाकर थमेगा, ये तो 13 मई को ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द इतना सॉफ्ट और खतरे में क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में होने वाले अपराध में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूर करते हैं। गोवा के पणजी में मजदूर दिवस के मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अपराध करने वाले ये प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य भाग जाते हैं और जिसके कारण उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूपी और बिहार के मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कार्ड बनाया जाएगा।
आम्ही रेशो काढून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायरसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे हांव तितून डिटेलान वचना, बट सगळे गुन्हे हे वेगवेगळे तांच्या कडेन आसा. एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले की बाबा आपल्याक पटकन केन्ना अरेस्ट जावपाक शकता. और वहीं देखिए गोवा के मुख्यमंत्री के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है. सुनिए किस प्रकार से लिया गया है. कभी भी एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह के बयान नहीं देते हैं और हम प्रमोद सावंत जी को हम भी जानते हैं. जहां तक अगर उन्होंने इस तरह के किसी भी शब्दों का प्रयोग किया होगा तो निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है, लेकिन मुझे जो जानकारी है ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया नहीं है और कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ को इसको पेश करने का प्रयास. ज्यादातर लीडर चाहे गुजरात के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गोवा के हों, कर्नाटका को इसी तरह का बयानबाजी करते हैं. एक बात समझ लीजिए, ये बिहार यूपी के खिलाफ नहीं है मामला. ये मामला गरीबों, मजदूरों, उस लेबर क्लास के खिलाफ है जो मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गरीब लेबर पसंद नहीं है. हर गरीब इनको क्रिमिनल और चोर नजर आता है. उसकी वजह से कहीं कोई गलती होती होगी, लेकिन ऐसा कह के आप पूरे प्रदेश को, पूरे हिंदी पट्टी को अपमानित कर रहे हैं, ये गलत बात है. तो गोवा के सीएम के बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रमोद सावंत ने बिहारियों के बारे में आरोप लगाकर बिहार को बदनाम किया है. बीजेपी के लोग बताने का काम करें कि आखिर बिहार का अपमान क्यों उनके सीएम कर रहे हैं. वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले कम से कम उनके वहाँ से यहाँ जो महामहिम राज्यपाल जी हैं उनसे भी तो कम से कम बात कर लिया करते. उनको जानकारी वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछ लेते कि बिहार में क्या है, बिहार की क्या स्थिति है. सिर्फ जो उन्होंने जो बोला वो अशोभनीय, निंदनीय, जितना हम उसका भाषण करें, जितना बोले. और बिहार में मौसम का मिजाज बदला है. कई जिलों में आज बारिश हो रही है. आज गोपालगंज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई. बारिश होने से लोगों को यहां पर भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है. तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश हुई है. यहां पर मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है और जिस गर्मी से लोग परेशान थे उससे राहत जरूर मिल रही है. और चलिए इसी बीच बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आ रही है. अगले 3 दिनों तक पटना एयरपोर्ट से गो फर्स्ट के विमान को पूरी तरह से कैंसिल किया गया है. पटना एयरपोर्ट से गो एयर की 3 फ्लाइट है. मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए उड़ानें हैं यहां से, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है. वित्तीय लेन देन का ये पूरा मामला, जिसके चलते पटना एयरपोर्ट से ये विमान 3 दिन तक के लिए नहीं चलेंगे. गो एयर के विमान के नहीं होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने. पटना एयरपोर्ट से बड़ी खबर है. पटना एयरपोर्ट से गो एयर की उड़ान को 3 दिनों तक कैंसिल कर दिया गया है. पटना एयरपोर्ट से कुल 3 उड़ानें हैं, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु. ये तीनों विमान पटना पहुंचती हैं और पटना से फिर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए रवाना होती है. और तीनों उड़ानों को 3 दिनों तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है. 3, 4 और 5 ये 3 दिन हैं जिस 3 दिन तक पटना एयरपोर्ट से गो एयर की उड़ान नहीं हो पाएगी. ना यहाँ विमान आएंगे और ना ही यहाँ विमान जाएंगे. लोगों को काफी परेशानी हो रही है. जो गो एयर से जाने वाले लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है, क्या सूचना आपको मिली है? अरे कुछ सूचना ठीक से नहीं दे रहे हैं. बोले बस कैंसिल हो गई है 3 दिन के लिए. 3 दिन तक कोई फ्लाइट भी नहीं है और कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं. और बोल रहे हैं कि ईमेल पे भेजा है, कॉल किया, कॉल कुछ भी नहीं आया है. आपके मेल पे गया था? मेल अभी जस्ट चेक किया, अभी भेजा है. अभी क्या बोलते हैं कल भेजा है, कुछ भी नहीं है व्यवस्था. रिफंडेबल क्या कुछ बात? बोलते हैं रिफंडेबल हो, लेकिन मेल पे कुछ अभी मेंशन भी नहीं कि क्या है रिफंड है, कुछ भी नहीं मेंशन है. तो कैसे फिर सफर कैसे करेंगे? मुझे कैसे जाना, तो मेरी सब शाम के पहुंच के मीटिंग है मेरी, कल कनेक्टिविटी फ्लाइट है मेरी. अधिकारियों से कुछ बात हुई आपकी? बात करने क्यों इन्होंने बंद किया, ये बात हुई? नहीं, कुछ नहीं बता रहे, बस टेक्निकल फॉल्ट है वो.
तो जो यात्री हैं जिनको गो एयर से सफ़र करना है वो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि सूचना जो मिलनी चाहिए थी वो पूरी ढंग से इनको सूचना नहीं मिल पाई और इसके चलते इन्हें काफ़ी परेशानी हो रही। इनकी मीटिंग थी शाम में और आज इनका सफ़र था, इनको दिल्ली पहुंचना था, लेकिन ये अब समय पे नहीं पहुंच पाएंगे और कहीं ना कहीं गो एयर के अधिकारियों से इनकी बात नहीं हो पाई है। अधिकारी माकूल जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन यात्री परेशान हैं और जो 3 दिन विमान कैंसिल रहेंगे उससे जो काफ़ी यात्री जो गो एयर के सफ़र करने वाले हैं उनको काफ़ी परेशानी होने वाली है। हालांकि इन्होंने सूचना दी है, इनका कहना है कि मेल के माध्यम से सूचना दी गई है, यहाँ के कोई अधिकारी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन स्थिति यह है कि 3 दिनों तक पटना एयरपोर्ट से गो एयर की उड़ान नहीं होगी और जिससे कम से कम हजारों यात्री को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।